हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपका सब्जेक्ट है या मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसका दिया गया है। गाइस, बात करें आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। देखो, जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग आता है किसी चीज को मैनेज करना। जब हम किसी भी चीज को मैनेज करके चलते हैं तो वो हमारा हमारा मैनेजमेंट बन जाता है। जैसे किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए वहां पर जरूरत होती है मैनेजर की, ठीक है। तो वो मैनेजर जो सब कुछ मैनेज करता है, जैसे वो कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी रिस्क फॉरवर्डिंग है, वो सब चीजें यहाँ पर रहती है। लेकिन इस मैनेजमेंट में पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं। हम कोई भी काम करें उस काम के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं तो हम अच्छे से लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसके पीछे प्रिंसिपल्स नहीं है तो हम उसे अच्छे से फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो पहले बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो बेसिक रूल जिसको हमें फॉलो करके किसी भी काम को करना होता है। As all process need principles, so does management, ठीक है। Principle are like code to be followed of efficient performance. Principle एक कोड की तरह है, हम उसे कोड को फॉलो करेंगे तो एफिशिएंट हम परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं। There are the essence of research. Principles are laid down after careful analysis of the working. So these are just like the guidelines टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। देखो, प्रिंसिपल्स एक अलग चीज है। प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, जिन्हें पालन करना पड़ता है। जैसे कहते नहीं, हमारे सिद्धांत रूल, इन्हें हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये बात मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट में क्या है कि जो प्रिंसिपल्स है ना, उन्हें आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट एक लाइन में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये कहीं ना कहीं एक जर्नल गाइडलाइंस है। क्यों कहा गया है जर्नल गाइडलाइंस? क्योंकि आपको ये गाइड करती है कैसे काम को करना है। इफेक्टिव परफॉर्मेंस देने के लिए जस्ट लाइक अ गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन के लिए काम करती है, जिससे कि हम जो है बच्चों कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसमें दो राइटर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो है हमारे जिसे कहते हैं हम जी, एक है हमारे FW टेलर, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी नाम आता है। दूसरे होते हैं हमारे जिनका नाम है हेनरी फ्यूल। अब पहले बात करते हैं हम हेनरी फ्यूल की। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पैरा ध्यान से पढ़िएगा। ये हेनरी फ्यूल है। हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन दिया था और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि इस बुक में ये शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता। तो हेनरी फ्यूल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक बुक लिखी थी 1958 में, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उस बुक में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो कोई भी मैनेजमेंट अच्छे से चल सकता है, कोई भी मैनेजमेंट अच्छे से अपनी सक्सेस को पा सकता है, अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक कोड है और ये इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है। बट ए केस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पॉलिटिक्स रिलेशन इज एवरी कंसर्न द मस्ट बी प्रिंसिपल्स, सो इवन अदरवाइज दोज पर्सन्स आर रेस्पेक्टेड हु ऑब्जर्व सर्टेन प्रिंसिपल्स इन लाइफ, ओके। अब आते हैं वो 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल ने दिए थे। आपको पेपर में इसके ऊपर आ जाता है, तो मैं तो कहूंगा कि एक ना बच्चों हेडिंग नोट कर लो, हेडिंग याद कर लो, क्योंकि उसके अंदर आप अगर बना के भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए, हिंदी में भी मैं बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, तो दोनों में समझते रहना। आप चाहे किसी भी उसके स्टूडेंट तो समझिए, बहुत जरूरी है। पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसे कहते हैं जी कार्य का वितरण, हिंदी में कहते हैं कार्य वितरण। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, तो उन्हें काम का बंटवारा कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने दिया हुआ। उन्होंने कहा अगर मैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पे स्पेशलाइजेशंस को, क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस बंदे के अंदर जिस चीज की क्वालिटी हो उसे वो काम देना चाहिए।
एक बंदा है जिसे कंप्यूटर काम अच्छे से आता है, उसे कंप्यूटर का वर्क दो। एक बंदा है जिसे मार्केटिंग अच्छी से आती है, उसे मार्केटिंग का काम दो। जिस चीज़ में जो व्यक्ति परफेक्ट हो उसे वो काम देना चाहिए। उसका रीज़न यही है क्योंकि अगर आप किसी में परफेक्ट हो तो आप उसमें अच्छे से काम करोगे, मन लगा के काम करोगे। तो बेसिकली देखी जाती है यहाँ पे एबिलिटी, कैपेसिटी और एप्टीट्यूड। ये तीनों चीज़ें देखकर हम किसी को भी अपना काम सौंप सकते हैं। तीनों चीज़ें देखकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप किसी को अगर पावर देते हो तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे जूनियर हो और मैंने आपको कोई पावर दे दी कि तुम्हारे पास अथॉरिटी आ गई इस चीज़ की, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली गई उसी चीज़ की, क्योंकि अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अथॉरिटी भी होगी। दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। और वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स मैक्सिमम स्मूथनेस इन वर्क, ठीक है। द टास्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट बिकम easier and accountability possible if responsibility is well defined, ठीक है। सिंपल सी बात है, well defined responsibility give maximum smoothness in work, the task of top management become easier and accountability possible। अगर किसी को आप accountability, अगर किसी को responsibility और authority देते हो तो उसकी accountability रहती है। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि accountability का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है, आपसे वो काम नहीं हुआ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उस काम को या तो करें, नहीं तो उस काम का जो कंपनसेशन है वो पेड करेंगे। जो कंपनसेशन है वो आप पेड करोगे, है ना। विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फुलफिल्ड, क्योंकि अगर आप किसी को अथॉरिटी दोगे तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर कहाँ से आएगी। मैं आपको पहले कोई पावर दूंगा कोई काम करने की, जब आपके पास वो पावर होगी, आपने वो काम नहीं किया, तो मैं आपसे पूछूंगा ये काम आपने क्यों नहीं किया। दैट इज द वे, ठीक है। थर्ड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब है कि हर सीनियर की बात जूनियर को माननी चाहिए, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए, है ना। और जो फेयर एग्रीमेंट्स है वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं सभी एम्प्लॉय को उनका पालन करना चाहिए, सभी एम्प्लॉय को उसे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के बाद आ गया आपका यूनिटी ऑफ कमांड। ये मेरा फेवरेट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, शॉर्ट में भी आ जाता है। हिंदी में कहते हैं आदेश की एकता। आदेश की एकता, इसका मतलब क्या है कि कितने कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर एक ऑर्डर देने वाला सुपीरियर, यानी कि एक ऑर्डर देने वाला अधिकारी या सीनियर उसका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर 4 लोग बैठे हैं आपके सीनियर जो आपको ऑर्डर दे सकते हैं, जो आपको कमांड दे सकते हैं। तो ऐसे में तो आप लोग पजल हो जाओगे कि एक ही बात मानो कि बी की मानो, बी की मानो कि सी की मानो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए कि ये 4 लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आप अकेले हो, तो या तो कमांड आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या हाल होगा? आप तो परेशान हो जाओगे। तो हमेशा कहने का मतलब है अगर कोई एक एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर एक ही ओनर, एक ही सीनियर या सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप उसी हिसाब से ही काम करोगे। अगर 4-5 लोग हो गए तो वो आपको क्या कर सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसी डायरेक्शन भी एक जना ही देना चाहिए। पता लगा 4 लोग आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, भाई ऐसे कर ले, भाई ऐसे कर ले, भाई ऐसे कर ले, होगा क्या? आप किसकी मानोगे? ये भी तो जरूरी है। तो एक ही होना चाहिए डायरेक्शन देने वाला। एक आता है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन क्या होता है? इंडिविजुअल गोल शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। सिंपल सी बात है, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करने के लिए आता है तो उसके कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, पर्सनल मोटिव्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम सैलरी पाना, सीनियर बनना, प्रमोशन लेना, है ना, घर बनाना, गाड़ी लेना, ये सपने होते हैं, ये ड्रीम होते हैं, ये गोल होते हैं। लेकिन जब वो किसी कंपनी में एंटर कर जाता है तो हेनरी फ्यूल सर का कहना है कि उसके सारे जितने भी गोल हैं ये कंपनी के हो जाने चाहिए, और जो कंपनी का सिंगल ऑर्गेनाइजेशन गोल जिसे कहते हैं, वो जो गोल है वो उस एम्प्लॉय को हो जाना चाहिए। अगर आप डेडिकेशन दोगे अपने काम में, अपनी कंपनी में, तो कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए कुछ करे। दिस इज द वे, ठीक है। 7 आता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब है कि आपके पास जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसकी सर्विस, उसके पर्सोनल के हिसाब से उसे पैसे मिलने चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप पार्शलिटी करो, आपके पास 4 लोग काम कर रहे हैं, एक को तो आप सैलरी अच्छी दे रहे हो और एक को आप सैलरी अच्छी नहीं दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है? अगर आपकी फर्म छोटी है यानी कि एम्प्लॉय कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बड़े बड़े डिसीजंस जो सीनियर है सबसे वही लेगा, जिसे टॉप लेवल मैनेजर कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वहां पे हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। वो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो अधिकारी होते हैं, ओनर, बड़े बड़े जो आपके रेस्पेक्टेड सुपीरियर्स लोग होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ राइट्स देते हैं डिसीजन लेने का, कि आप लो डिसीजन, ठीक है, हमें छोड़ दो फिलहाल। क्यों? क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो जाता है जी। वो कहीं ना कहीं भार अर्पण कहते हैं उसको, दूसरों को देना। एक होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन मतलब होता है कि इट सजेस्ट दैट द एम्प्लॉय शुड बी बाउंड इन क्लियर एंड वेल डिफाइंड चेन ऑफ सीनियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। जैसे आपकी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरा सीनियर कौन है, और हर एक सीनियर को पता होना चाहिए मेरा जूनियर कौन है। तो वो एक चेन सिस्टम में होने चाहिए, ताकि अगर उन्हें कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपने सीनियर से या अपने जूनियर से बात कर सके। अब पता ही नहीं लग रहा कौन मेरे ऊपर अधिकारी है, कौन मेरा चेंज हुआ, कौन क्या हुआ, तो वो सिस्टम नहीं होता। तो एक स्केलर चेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है ऑर्डर, आदेश। तो यहाँ पे कहते हैं इट रिक्वायर एवरीथिंग वेल प्लेस्ड एंड वेल एश्योर्ड फॉर एवरीवन। एब्सेंस ऑफ ऑर्डर मीन्स चाउस, यानी कि कभी भी जो सीनियर्स हैं उनकी बात का निगलेक्ट नहीं करना चाहिए आपके सबऑर्डिनेट्स को। ऐसा ना हो कि आपके सीनियर ने कुछ आदेश दिया और आप उसका पालन नहीं कर रहे हो। तो आदेश की एकता जरूर से होनी चाहिए। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है सबको एक समान मानना, सभी एम्प्लॉय को एक समान होना चाहिए। ऑल इक्वल्स या ऑल इक्वल्स बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, सभी इक्वल्स को इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए, सब समान है, सबको एक समान मानना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पार्शलिटी करो किसी के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग पीरियड इज एंश्योर्ड, यानी कि काम जो है सबको बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़। 13 आता है इनिशिएटिव। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पियोन क्यों ना हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं पर इनिशिएटिव देना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब है जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो उनको भी इन्वॉल्व करो, उनसे भी सजेशन लो, तुम्हारे क्या सजेशन है, कैसे काम कर रहे हो, ठीक है, क्या कर सकते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वो तो हमारा जूनियरों से क्या पता होगा, हम खुद ही डिसीजन ले लें, वो गलत है। एम्प्लॉई ऑल लेवल शुड बी गिवन सम फ्रीडम टू द अडोप्टर ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ अकम्प्लिश देयर टास्क। सिंपल सी बात है, उन्हें अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए उन्हें कहने का हक देना चाहिए। लास्ट आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है एक ग्रुप में टीम वर्क, इसका हिंदी अनुवाद है टीम वर्क। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को टीम में बांट देंगे, मान लो 10 लोगों की आपने एक टीम बना दी, उन्हें एक टास्क दे दिया, तो उनके अंदर इंस्पिरेशन आएगी, दूसरे को देखकर मोटिवेशन आएगा, उस हिसाब से वो काम करेंगे। ऐसा ना हो कि बिना टीम के काम अगर आप कराओगे तो मजा नहीं आएगा, और आपको टीम बनानी चाहिए। टीम बना के अगर वो लोग काम करते हैं तो डेफिनेट सी बात है वो लोग आगे जा सकते हैं और आपको भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फियोर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं लेता क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, या ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट लेंगे, और वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।